आज हम स्वतंत्रता, मुक्ति, समानता इन सबको बहुत सहज और सुलभ तरीके से लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब जब किसी भी देश में कोई भी बदलाव आया है, उसका एक अपना इतिहास रहा है। फ्रांस में हुई इस क्रांति का भी एक लंबा इतिहास है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सभी की सोच बदली। सभी के बराबर अधिकार हो सकते हैं, सभी बराबर हैं, सब समान हैं। यह सोच राजनीति की एक नई भाषा बनी। 14 जुलाई 1789 पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। उस समय वहां के लोगों का यह मानना था कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। 7,000 मर्द और औरतों ने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। इस गठन के बाद वह हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में प्रवेश करने लगे। उनमें से सैकड़ों लोगों का एक समूह उस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। लोगों को वहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। बच्चों, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था। इसलिए वहां के लोगों ने किले को ढा दिया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। बच्चों, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अब हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की बात करेंगे। सन 1774 में बर्बन राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्य ग्रहण करने के बाद उसने अपना राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई ने अपने शासनकाल में अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवर से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवर का बोझ चढ़ा हुआ था। लीवर फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि फ्रांसीसी सरकार अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था और केवल तीसरी एस्टेट के लोग अर्थात जनसाधारण ही कर अदा करते थे। इस चित्र में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग तथा तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, फिर किसान और कारीगर तथा फिर छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर थे। इस चित्र से पता चलता है कि तृतीय एस्टेट में कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब थे। एस्टेट क्या थी? एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में
सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को कहा जाता था। उस समय फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था कुछ इस तरह से थी कि पूरी आबादी का लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ के रूप में वसूलता था। टाइथ का मतलब यहाँ पर चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल और अन्य अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। टाइल का मतलब यहाँ पर सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर से है। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता को ही झेलना पड़ता था। यदि आप इस चित्र को देखें तो इस चित्र में एक कुलीन व्यक्ति और एक किसान को दर्शाया गया है। इसमें कुलीन व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी कहा गया है। कुलीन व्यक्ति को मकड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे किसानों से कर लेते थे और उनको जितना भी दिया जाता था उनका लालच उतना ही बढ़ता जाता था। और किसान को मक्खी इसलिए कहा गया है क्योंकि बेचारा गरीब किसान अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ देता था और कुलीन व्यक्ति सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा रहता था। यह उसकी तरफ एक नजर तक देखता भी नहीं था।